Hello guys, welcome back to the Vedant Education. This is class 11 science and we are going to talk about chemistry as we had the previous first lecture talking about the introductions of the chemistry and your commencement of the first step, your journey for the competitions and higher educations. You are being starting the new stream science. Okay बच्चों, पिछले लेक्चर की तरह ये लेक्चर भी क्या है, आपका कंबाइंड लेक्चर होगा। तो मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स को यूज़ करूँगा, सो डोंट बी वरी। और फिर इसके बाद से जो लेक्चर्स होंगे उनको अपन सेपरेट कर लेंगे। ओके गाइस, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो किसका चल रहा था, दैट वाज फॉर द बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है गाइस, देखिए बेसिक केमिस्ट्री के अंदर हमने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में बात कर ली थी कि भाई केमिस्ट्री क्या चीज़ है, केमिस्ट्री को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, कैसे उसको डिफ़ाइन करते हैं, कहाँ ये यूज़ आती है, कैसे ये यूज़ आती है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। और हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात क्या कही थी कि भैया केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच विच टॉक्स अबाउट द मैटर, मैटर के बारे में वो बात करती है। तो हमने इससे पहले तक का पूरा पढ़ लिया था। नाउ व्हाट इज़ दिस मैटर, मैटर क्या है, पदार्थ जिसको हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या है, देखो कुछ भी ऐसी चीज़, एनीथिंग which occupies the space and have some mass is matter। ठीक है ना बच्चों, ऐसी कोई भी चीज़ जो क्या करे, कुछ ना कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे। कहाँ, जो आपके सराउंडिंग्स हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, उसके किसी न किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसमें क्या हो, कुछ ना कुछ मास हो, उसी को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। क्या होता है पदार्थ, वह जो कुछ स्थान को घेरता है तथा उसका कुछ द्रव्यमान होता है को पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आती है क्या बच्चों? मतलब उसकी दो क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि उसमें कुछ ना कुछ तो वजन होना चाहिए, वो कुछ ना कुछ तो उसका द्रव्यमान होना चाहिए, मास होना चाहिए, और वो कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए, स्थान को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब ये जो आप मास की बात कर रहे हैं, ठीक है, वजन की बात कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो द्रव्यमान है, ठीक है, वो द्रव्यमान कुछ भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि आप हाइड्रोजन के मास की बात करोगे एक हाइड्रोजन एटम की, तो वो 1.005 AMU होता है। ठीक है, अगर आप हाइड्रोजन के द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो कितना होता है, 1.005 AMU। ये एटॉमिक मास यूनिट होती है, MU इसको कहते हैं। और जनरली आप क्या लेते हैं, 1 लेते हैं ना इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन का। तो ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा, हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है। ठीक है, सबसे छोटा एटम, आप लोग पढ़े हैं एटम क्या है, और फिर भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे छोटा एटम है और उसका भी केवल मास कितना है, 1 MU। इसका मतलब हाइड्रोजन जो सबसे छोटा एटम है, उसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, बहुत ज़्यादा रिजोल्यूशन वाले माइक्रोस्कोप से देखेंगे, है ना, सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो वो आपको थोड़ा बहुत नज़र आता है। तो आप ये सोचिए कि उसने कितना स्थान ग्रहण किया होगा। आप ऐसे देखेंगे हाइड्रोजन नॉट विजिबल, कोई एटम नहीं दिखता है, हाइड्रोजन तो सबसे छोटा है, तो आपको सूक्ष्मदर्शी लगानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा ताकत की। ठीक है, कई हजार गुना, कई लाख गुना ताकत की। जैसे आप कैमरा होता है ना आपका, ऐसे लिखा होता है ना 16x जूम, ऐसे लिखा होता है ना कैमरे के ऊपर 20 मतलब वो इतना गुना बड़ा कर देगा किसी भी चीज़ को, 16 गुना बड़ा कर देगा। ठीक है, तो कोई चीज़ 16 किलोमीटर पे उसको 1 किलोमीटर पे दिखा देगा, वो ऐसी चीज़ होती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपीज होती है ना, जो सूक्ष्मदर्शियाँ होती हैं, वो लाखों गुना चीज़ को बड़ी कर देते हैं। तो एटम को आप उससे देख सकते हैं, तो सोचो कि उसमें वजन कितना कम होगा। लेकिन फिर भी ये क्या है, मैटर है बच्चों, पदार्थ है।
तो इसका मतलब हमें ये चीज समझ में आई कि भैया पदार्थ के द्रव्यमान का मास का कोई इतना पैरामीटर नहीं है कि भाई कम से कम इतना ग्राम तो होना ही चाहिए। नो, वो बहुत 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 कम भी हो सकता है या बहुत 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 ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सो देयर इज नो एनी पैरामीटर ऑफ द एग्जैक्ट मास। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ कि उसका भैया द्रव्यमान भी है और वो कुछ स्थान भी घेर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस को भी ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट इज मैटर। वही क्या है, पदार्थ है हमारे पास। नाउ हम क्या करते हैं, उसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है ना, मैटर के वर्गीकरण की मैं बात करता हूं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हियर इट इज मैटर एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर द क्लासिफिकेशन। इसका पहला क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, एंड सेकेंड इज केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है क्या बच्चों, देखो इसको बोलते हैं भौतिक। मैं पूरे के हिंदी टर्म्स नहीं लिखूंगा बच्चों, आपको आवश्यकता है इनकी, सीखिए। क्लासिफिकेशन तो वर्गीकरण है, चलिए मैं लिख देता हूँ, शुरुआत है अभी आप लोगों की, फिर बाद में मैं इस चीज़ों को इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करूँगा। ठीक है, ये है रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है बच्चों, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रासायनिक और भौतिक वर्गीकरण, केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। आपको जब भी फिजिकल होने की बात कहे कि आप कहते हैं ना डोंट बी फिजिकल, जैसे कोई लड़ाई करता है तो एक तो क्या होती है, बातों की लड़ाई होती है और एक मार पिटाई होती है, तो उसको फिजिकल होना बोलते हैं। दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा तरीका, ऐसा कोई गुण जिसको आप देख सकते हैं आंखों से, कानों से सुन सकते हैं, उसका स्वाद चख सकते हैं, ठीक है, उसका रंग देख सकते हैं, ठीक है, उसकी भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स की, वो ठोस है, द्रव है, वो देख सकते हैं। वो सब क्या होते हैं, भौतिक परिप्रेक्ष्य होते हैं, वो फिजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इसका जो वर्गीकरण है पदार्थ का, वो हम इस तरीके से करें कि उसको देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उस तरीके से वर्गीकरण करेंगे तो फिजिकल है। और ये क्या है, रासायनिक क्या होता है, जिसको आप देख सुन नहीं सकते, उस प्रकार से ये वर्गीकरण होता है। तो देखो अगर आप भौतिक वर्गीकरण की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या आता है, एक तो हम इसको कहते हैं कि भैया सॉलिड, ठीक है, दूसरा हम इसको क्या कहते हैं, लिक्विड, ठीक है, और तीसरा हम इसको क्या बोलते हैं, गैस। ये क्या है, इसकी भौतिक अवस्थाएं हैं, फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। ठीक है, गैस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस, आई एम सॉरी दिस इज नॉट गैस, ये क्या है, ठोस, और ये है गैस अवस्था। देखो बच्चों यहाँ पे ये द्रव लिखा है, एक होता है द्रव्य, द्रव्य क्या होता है, पदार्थ। तो इस बात से कंफ्यूज ना हो आप लोग, है ना। द्रव्य कोई पदार्थ बोलते हैं, जो आपका मैटर है ना, उसको द्रव्य भी कहते हैं और पदार्थ भी कहते हैं। ये द्रव है, लिक्विड, ये द्रव्य पदार्थ वाला है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद आता है केमिकल क्लासिफिकेशन, मतलब उसके गुणों के आधार पे अगर आप कोई वर्गीकरण करते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। देखो एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है मिक्सचर, मतलब मिश्रण। अब ध्यान देना बच्चों, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जैसे आपको कहा कि एक ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना, पानी का एक गिलास भरा हुआ है, ठीक है। अब चाहे आपने वो नल से लिया है, घर में जो नल लगा होता है, चाहे वो आपने बोरवेल से लिया, चाहे आपने कुएं से, चाहे तालाब, नदी, कहीं से भी लाए, एक ग्लास ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है कि उसमें पानी है, उसका अनुपात निश्चित है, उससे कम ज़्यादा अनुपात उसका नहीं हो रहा है, उसकी मात्रा निश्चित है कि उसके अंदर 2 H के परमाणु और 1 ऑक्सीजन का परमाणु, ये उसका सूत्र है भैया। जिस पानी की आप बात कर रहे हैं उसका सूत्र क्या है, H2O है।
तो मतलब कि अगर उसका प्रोपोर्शन जो है, प्रोपोर्शन माने उसकी जो मात्रा है, जिसको आप क्या कह सकते हैं, देखिए सिंपली आप क्या कहेंगे, जैसे आप कह दें कि फिक्स्ड कंपोजिशन कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे जो निश्चित अनुपात में है, ध्यान देना, उसी को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। मैटर which exist in a fixed composition, कैसी composition में है, फिक्स्ड composition में है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। और have वन आइडेंटिटी, और आप चलिए इतना ही ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, पदार्थ जिसका संगठन निश्चित हो वह शुद्ध पदार्थ है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल H2O का कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन बच्चों मतलब क्या है, उसका संगठन हमेशा, मैं इसको वाटर लिख दूं, वाटर का कंपोजिशन हमेशा निश्चित होता है, चाहे सोर्स कोई भी हो, मतलब नल, पॉन्ड, रिवर, कहीं से लिया हो वाटर को, जल को, उसका कंपोजिशन क्या रहेगा, H2O ही रहेगा। इसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ ऐसा है तो मिक्सर में क्या होगा, मिक्सर में हम उल्टा बोल देते हैं कि यहाँ पे कंपोजिशन क्या नहीं रहेगा, फिक्स्ड नहीं रहेगा। इट डोंट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन, क्या नहीं है इसके अंदर, एक फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। इट्स कंपोजिशन वेरीज, क्या करता है, वेरी करता है। यहाँ पदार्थ का संगठन निश्चित नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल, वाटर प्लस शुगर, चीनी और जल का आप मिक्स कर दें, दोनों को मिला दें, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, मिश्रण बोलेंगे। अब हो सकता है कि आपने उसमें रेशियो जो है, ठीक है, हियर रेशियो कैन बी चेंज्ड, यहाँ पे जो रेशियो है ना बच्चों, उसको आप बदल सकते हो सकता है कि एक का रेशियो हो सकता है कि 1 और आधे का रेशियो हो सकता है कि 1 और 1/4। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर और पाव भर, है ना, 1/4। तो ये हो सकता है कि 1/4 का रेशियो हो, 1:1 का रेशियो। अगर रेशियो बदल रहा है, कंपोजिशन बदल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्रण, मिक्सचर बोलेंगे। समझ में आ रही है ना बात बच्चों, ठीक है। और अगर नहीं बदल रहा है, फिक्स है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बोलो समझ में आई कि नहीं ये बात, सिंपल है ना, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो प्योर सब्सटेंस है, इसको आप फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो बच्चों, कैसे क्लासिफाई करूंगा मैं इसको, एक को मैं कहता हूं एलिमेंट और एक को मैं कहता हूं कंपाउंड। इसमें फिर से क्लासिफिकेशन है, एक को मैंने कहा एलिमेंट और एक को मैं कहता हूं कंपाउंड, ठीक है। यह है आपका तत्व और यह है आपका यौगिक।
बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है बच्चों? सिंपल सी बात है ना, कहानी बड़ी सिंपल है, बस आपको ध्यान देना होगा। ध्यान नहीं दोगे तो सिंपल कहानी भी मुश्किल हो जाएगी, और ध्यान दोगे तो मुश्किल कहानी भी सिंपल हो जाएगी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट एंड कंपाउंड, द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, जरा देखते हैं भैया एलिमेंट कौन है। ठीक है, हियर ओनली वन काइंड ऑफ, काइंड लिख रहा हूं प्रकार, वन काइंड ऑफ एटम विल प्रेजेंट, एग्जाम्पल H2। ठीक है, या फिर मैं एक और चीज लिख दूं, एटम और मॉलिक्यूल। इसको आप एलिमेंट में बोलेंगे, तत्वों में बोलेंगे। जैसे ये H2, ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये क्या है? शुद्ध है, तत्व है। ठीक है, एग्जाम्पल यौगिक अलग चीज़ होगी। जैसे आप O2 की बात कर देते हैं, जैसे आप इसमें सोडियम की बात कर देते हैं, तो ये सब क्या है? तत्व है बच्चों। ठीक है, क्या ये सब क्या है? तत्व है। मतलब इनमें एक ही टाइप के एटम्स हैं। देखो, ऑक्सीजन जो है आपके पास में, उसमें क्या है? केवल ऑक्सीजन के एटम है और किसी का कोई एटम वहाँ पे नहीं है। आप देखेंगे तो हाइड्रोजन में केवल H2 में केवल H हाइड्रोजन का एटम है और कुछ नहीं है। सोडियम का टुकड़ा है, उसमें केवल सोडियम के ही एटम्स हैं, तो वो क्या है? तत्व कहलाएगा। ठीक है, और यौगिक में क्या होते हैं? अगर आप क्या कहें कि एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स या मॉलिक्यूल्स उसके अंदर आ जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि उसको हम क्या कह देंगे? कंपाउंड बोल देंगे, यौगिक बोल देंगे, है ना। देखो यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे, हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक ही प्रकार का परमाणु या अणु, दिस इज एटम, परमाणु, और ये क्या है? अणु है। ठीक है बच्चों, अब देखो हियर या देखो, मैं यौगिक की डेफिनेशन लिख देता हूं। कंपाउंड क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और molecules are known as compound। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो जो कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर अपन किसका करते हैं कॉम्बिनेशन? जो हमने एलिमेंट लिए, अभी तत्व लिए थे, जैसे सोडियम ले लिया और एक हमने ले लिया क्या? OH। तो क्या होगा कि उसके अंदर उसको हम क्या बोलेंगे? अब उसको कंपाउंड बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। NaOH ले लिया, इसमें क्या हो गया है? एक से ज़्यादा टाइप, दो से ज़्यादा टाइप के क्या आ गए हैं? एटम्स आ गए हैं बच्चों। ठीक है, क्या एटम्स या मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा आ जाते हैं एक से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको यौगिक बोलते हैं। ठीक है, देखिए, यदि दो या दो से ज़्यादा प्रकार के परमाणु या अणु मिलते हैं, तो उसे यौगिक कहते हैं। H2O इज एन एग्जाम्पल। ये क्या है? कंपाउंड है बच्चों, यौगिक है। समझ गए होंगे ना, बहुत सिंपल सी कहानी है। तो एलिमेंट तत्व क्या है? जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु या अणु हो। तो देखो, ये क्या है? एक सिंगल परमाणु है, ये अणु है, लेकिन इसमें परमाणु कैसा है? एक ही प्रकार का है ना, ऑक्सीजन प्रकार ही है, इसमें क्या हाइड्रोजन ही है। तो ये तो क्या हो गए? तत्व। अब देखो, शुद्ध है, ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। ठीक है, इसको आप यौगिक बोलोगे। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा प्रकार के क्या है? परमाणु उपस्थित है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। क्लियर है क्या बात? ये तो हो गया आपके कंपाउंड। चलो, अब हम क्या करते हैं? नाउ वी क्लासिफाई दिस मिक्सचर। मिक्सर को हम क्लासिफाई करते हैं।
मिक्सर आपको समझ में आ गया होगा। मिश्रण क्या है? जिसका कंपोजिशन क्या हो? फिक्स नहीं हो, जिसका अनुपात क्या हो? फिक्स नहीं हो, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जिसमें एक या एक से दो या दो से ज्यादा यौगिकों का मिश्रण होता है। यहाँ क्या होता है? यहाँ दो या अधिक यौगिकों का मिश्रण होता है। ठीक है। सुगर जो है वो अपने आप में क्या है? एक यौगिक है। देखो सुगर क्या है? एक यौगिक है। क्या? क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स इसमें प्रेजेंट है, तो ये क्या है? एक यौगिक है। ठीक है। तो एक यौगिक ये हो गया, एक यौगिक, इन दोनों को मिला दिया तो मिश्रण बन गया है। अब देखो बच्चों, इसका मैं फिर से क्लासिफिकेशन करता हूँ। एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजीनस। बोलो, चीज समझ में आती है क्या? इसको बोलते हैं सममांगी और इसको बोलते हैं विसमांगी। ठीक है। होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर, सममांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण, ये दो टाइप के हमारे पास मिश्रण है। ठीक है। अब देखो इनको हम कैसे क्लासिफाई किया हमने, इनका क्या डेफिनेशन हो सकता है? देखो, अगर मैं कहता हूं कि यह ले लूं, मैं ऊपर ले लूं इसको, है ना, जगह कम है बच्चों। देखो मैं लिख तो उधर ही देता हूं। यदि किसी मिश्रण के अवयवी यौगिक बराबर रूप में सभी स्थानों पर वितरित है, तो यह सममांगी है। सममांगी का मतलब क्या हुआ कि भैया जिन दो या दो से ज्यादा यौगिकों को आप मिलाकर के मिश्रण बना रहे थे ना, वो दोनों यौगिक हर स्थान पे बराबर बराबर आपको मिलने चाहिए। ठीक है। मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिख दूं इंग्लिश में। इफ constituent compound are equally distributed, समझ में आ रही है क्या बात? तो वो क्या होगा? वो होगा आपका होमोजेनस। अभी मैं एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा। यहां बराबर वितरण नहीं होता। ठीक है। नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। आर यू क्लियर? ठीक है। देखो हेट्रोजीनस क्या होता है? जिसके अंदर दो आपने जो कंपाउंड ले रखे हैं उनको मिलाया है, वो बराबर बराबर वितरित ना हो, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस विसमांगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो। देखो यहां समझो, वी टॉक इट हियर। ठीक है। ये सॉलिड लिक्विड गैस है, इसको अलग से पढ़ेंगे हम। ठीक है। देखो, दिस इज ए ग्लास ऑफ वाटर। ये दो पानी के ग्लास मैंने लिए हैं। ठीक है। अब आप जरा देखिए, ये क्या है? पानी प्लस शुगर। और ये क्या है? पानी प्लस मिट्टी, सैंड।
अब जरा देखो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो मैंने डैश डैश बनाए हैं वो बराबर बराबर है, यहाँ पे भी उतने ही है, यहाँ पे भी उतने, लेकिन इसमें क्या है देखो पेंदे में ज़्यादा है। तो जहाँ पर ये बराबर बराबर है उसको हम क्या कहते हैं, सममांगी, होमोजेनस, और जहाँ नहीं है उसको क्या बोलते हैं, हेटेरोजिनस बोलते हैं, विसमांगी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप इसमें चीनी और पानी का यहाँ से सैंपल लेते हो तो उसमें मान लो कि 1:1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आ रहा है उसका 1:1 ही आएगा, मतलब जितनी चीनी और पानी का अनुपात यहाँ है वो उतना ही यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, मतलब बराबर बराबर वितरण हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया इक्वली, इसको बोलते हैं सममांगी। अच्छा, पानी में आप मिट्टी डालोगे तो पेंदे में बैठ जाएगी, यहाँ पे रेशियो कितना हो जाएगा, बहुत कम हो गया, 1:2 कितना हो गया, 0.1 हो गया मान लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो कितना हो गया, 1:1 हो गया, यहाँ पे आप देखोगे तो कितना हो गया, 1:2 हो गया। ठीक है, तो रेशियो क्या है, अलग अलग आ रहा है ना, इसी को हम बोलते हैं हेटेरोजेनस या विषमांगी। बोलो बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बात? आर यू क्लियर? वेरी मच यू हैव टू बी क्लियर, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए यहाँ पर, और समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल से हमने समझा कि भैया इक्वली डिस्ट्रीब्यूट मतलब होमोजेनस, नहीं है डिस्ट्रीब्यूट तो हेटेरोजेनस। ठीक है बच्चों, चलिए अब अपन आगे बात करते हैं इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम क्या करेंगे, जो अभी भौतिक क्लासिफिकेशन था ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन था, उसमें क्या था, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके बीच में हम क्या करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है, आपको वैसे तो मालूम होगा कि भैया ठोस और जो है द्रव और गैस जो है उनमें डिफरेंस क्या होता है, आपने पढ़ रखा होगा, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती हैं आपके 9th और 10th से शुरू हो जाती हैं, आप वहाँ पढ़ कर के आते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई फिजिकल स्टेट्स के बीच में डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या ले लेता हूँ मैं, ठोस ले लेता हूँ। ठीक है, इट इज सॉलिड, फिर मैं ले लेता हूँ द्रव, लिक्विड, फिर मैं ले लेता हूँ गैस। ठीक है, देखो पहला कणों को देखना बच्चों, पार्टिकल्स, कण। ठोस में क्या होते हैं ये कण, बिल्कुल पास पास होते हैं, बहुत पास, दूरी कम। यहां पे क्या होंगे, ठोस से ज्यादा पर गैस से कम दूरी। ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल। ठीक है बच्चों, तो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहाँ गैस के पार्टिकल्स जो है उनसे तो क्या रहेगी, कम, लेकिन ठोस से रहेगी ज़्यादा। जैसे यहाँ पे तो मैंने बना दिया ये, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ये, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ये। अधिकतम, मैक्सिमम डिस्टेंस, सबसे ज्यादा ठोस से भी और द्रव से भी। ठीक है, देखो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, गति। जब भैया ये देखो कि सॉलिड के पार्टिकल्स अगर बिल्कुल पास पास में है तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, तो हम अगली क्लास के अंदर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। आप लोग अपनी NCERT की बुक से और हमारे जो लेक्चर्स हैं इनसे आप नोट्स बनाइए।
ठीक है, उनको पढ़िए और धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इसका कंटेंट जो है उसको बढ़ाते चलेंगे। जो कंटेंट हम दे रहे हैं ना एक लेक्चर में, उसको थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते चलेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपको जो मिल रहा है उसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, बुक की हेल्प लो, और जो सॉलिड लिक्विड गैस आपने पढ़ रखा होगा उसको आप फिर से पढ़ के आइए अगले लेक्चर के अंदर। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।